हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। कल हम सॉल्यूशन चैप्टर में बात कर रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की चर्चा कर रहे थे। उसमें मैंने आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बता दिया था। सेकंड मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात हम लास्ट तक कर चुके थे। आज जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैं लूँगा वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये समझो। पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम समझेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या भैया, तो इसकी मैं बात करूं, एक तो ये एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल की बनी होती है, और एक प्लांट सेल की बनी होती है। तो ये क्या दो काम करते हैं, एक तो एनिमल में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और एक प्लांट सेल में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो इसका जो काम है वो है कि ये अपने, जैसे हम कोई भी लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड में क्या करेंगे, जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उनको क्या है, ये जो सॉल्वेंट वाले कण होते हैं, सॉल्वेंट वाले कण का मतलब है कि जो छोटे पार्टिकल हैं वो तो क्या है, इनमें से पार निकल जाते हैं, और जो इसकी साइज, जो इसमें छिद्र होते हैं उसकी साइज से जो भी अगर पार्टिकल बड़े हैं तो वो छन्ने से रह जाते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली हमारे क्या है, काम की चीज है, क्योंकि ये हमारे जो काम की चीज आने वाली है इसमें वो है कि ये क्या है, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल को तो अपने में से जाने देती है, लेकिन जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं उनको ये अंदर से अपने में से नहीं जाने देती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का हम मतलब समझ गए कि ऐसी झिल्लियां, ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से सॉल्वेंट के पार्टिकल को तो पार कर सके। सॉल्वेंट के पार्टिकल का मतलब है जिनकी साइज छोटी है, और विलय के कण, सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं उनको अपने अंदर से प्रवेश ना करने दे, तो ऐसी झिल्ली को हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो हम डालेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब है जैसे कोई भी ये सॉल्यूशन है भैया, अब यहां मैं ये लगा दूं मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको मैं कर दूं SPM से डिनोट कर दूं, SPM से डिनोट कर दूं। तो इसमें क्या होगा देखो, अब इसमें से क्या है, जैसे इधर तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, और इधर है सॉल्वेंट, इधर ये है सॉल्वेंट। अब क्या करेंगे, इसमें से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो तो इधर से इधर जा सकते हैं, बल्कि जो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल हैं ये इधर से इधर नहीं जा सकते, क्योंकि जो इनका आकार है इसमें सॉल्यूट भी होगा, प्रेजेंट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट भी होगा, सॉल्यूट। अब सॉल्यूट के क्या पार्टिकल इसमें से इधर नहीं जा सकते, ये बढ़ जाता जाना, तो इसका यूज हम ऑस्मोटिक प्रेशर में करते हैं। अब हमारे जो काम आने वाली जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो होती है, देखो एक तो बनी होती है क्यूप्रस FeCl6, इसका होगा कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये इसका नाम होगा। दूसरी जो हमारे आती है वो आती है जो सेलोफोन, सेलोफोन आती है, और एक आता है चर्मपत्र, पार्चमेंट पेपर, एक होती है पर्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर। ये आपको नाम याद रखने,
और जो पार्चमेंट पेपर है इसमें क्या होगा, जो आयरन और कोबाल्ट के बने हुए आदि आर्टिफिशियल कोई भी मेम्ब्रेन है वो काम में ले लेंगे। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, अर्थात मैं इसको अगर डिफाइन करूं तो अर्धपारगम्य झिल्ली उसे कहते हैं जो अपने अंदर से सॉल्वेंट के कणों को तो जाने दे, बल्कि सॉल्यूट के पार्टिकल को अपने अंदर से जाने नहीं दे, ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। और सॉल्वेंट के कण का मतलब है कि जिनकी पार्टिकल की साइज कोई भी नैनोमीटर में हो, जैसे कोई भी परास होती है उससे कम वाले पार्टिकल्स उसमें से प्रवेश कर जाएंगे, और जैसे उस परास से कोई भी पार्टिकल ज्यादा है तो उसमें से वो पार नहीं कर पाएगा, तो सॉलिड के कण उसमें से पार नहीं हो पाते, तो ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और अर्धपारगम्य झिल्ली एक तो क्या होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल की में एनिमल वो अर्धपारगम्य झिल्लियां पाई जाती हैं। अब जो हमारे केमिस्ट्री में आएंगी, एक तो है सेलोफोन, एक पार्चमेंट पेपर, और जो एपीसीओ से आर्टिफिशियल कोई मेम्ब्रेन बनी हुई है वो काम आ जाएगी, और एक कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट भी हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है भैया, ये चीज आप याद रखोगे। सेकंड बात करूंगा मैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होता है? सेकंड हमारा जो पार्ट है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है कि ऑस्मोसिस में भी यही कहानी होती है भैया। ऑस्मोसिस में क्या होता है, देखो ये कोई भी सॉल्यूशन है, अब यहां कोई भी मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, एसपीएम, तो इसके दो स्तंभ बन गए, एक स्तंभ और सेकंड स्तंभ। ये सॉल्वेंट वाला स्तंभ है, सॉल्वेंट, और ये है सॉल्यूशन। तो पहले आप समझेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मतलब। डाइल्यूट सॉल्यूशन तो उसे बोलते हैं जिसमें वाटर की मात्रा सबसे ज्यादा हो, अगर अर्थात सॉल्वेंट ज्यादा हो और सॉल्यूट की मात्रा हो कम, वो तो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा अधिक हो और जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, उसकी मात्रा कम हो, वो होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो ये पार्टिकल हैं, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं, ये इधर से इधर गति तो कर सकते हैं, अर्थात अपनी उच्च सांद्रता से विलायक के सॉल्वेंट के पार्टिकल का अपनी अधिक सांद्रता से मैक्सिमम अधिक सांद्रता से उसकी कम सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का गमन ही ऑस्मोसिस कहलाता है भैया। विलायक के एक स्तंभ से उसके दूसरे स्तंभ में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयनों में उसकी उच्च सांद्रता से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से उसकी लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है उसकी ओर सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्लो ही ऑस्मोसिस कहलाता है। ये चीज आप याद रखोगे। अब इसमें क्या होगा, देखो भैया, अब ये बात हो गई ऑस्मोसिस की। अब ऑस्मोसिस में क्या होगा कि ऑस्मोसिस हो गया। अब बात करूंगा मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये डायग्राम रहने देंगे आप। और इसमें क्या होगा, देखो अब कोई भी जो सॉल्यूट है, देखो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है भैया, और ये है सॉल्यूशन। अब जो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट है उसका जो प्रेशर है उसको मैं डिनोट करूंगा पी नोट से, और जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो है पीएस। अब इसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है सॉल्यूशन के प्रेशर से, ये चीज आप याद रखोगे। और इसमें क्या होगा कि यहाँ मैनोमीटर लगा रहता है, अर्थात ये बताएगा कि कहां तक ये द्रव चढ़ा है इसमें। तो ये एक्स नोट कर दूं मैं इसको। और उसके बाद में यहां लगा देते हैं हम
ये बंद पात्र कर दूं मैं, ये अगर कोई मात्रा ज़्यादा है तो ये यहाँ निकल जाएगा भैया, ये चीज़ याद रखोगे। अब इसमें क्या है, इसे बोलते हैं हम मैनोमीटर। ये जो स्थिति है इसको बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर ये एसपीएम हो गई। सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन के पार्टिकल की ओर गति तो कर सकते हैं, लेकिन जब ये सॉल्यूशन के कण इधर की साइड गति करेंगे तो इस पर एक प्रेशर काम करेगा, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अर्थात इसमें क्या होगा, इसे बोलते हैं हम वर्फले हार्ट विधि। बर्फले हार्ट मेथड इसका नाम है भैया। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का नाम है ये बर्फले हार्ट मेथड। अब इसमें क्या होगा देखो, पाई बराबर प्रेशर होगा इसका, पाई बराबर होगा पी नॉट माइनस पी एस के। पी नॉट है प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब आप याद रखोगे जो पीएस है, पीएस किसके बराबर है, तो पीएस जो ये पीएस है पाई बराबर पीएस प्लस एक्स। तो मैं जो पाई है इसकी जगह रख दूंगा पीएस प्लस एक्स बराबर पी नॉट। ये चीज आप याद रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी होगा, ये x है, x का जब जो मान होगा ये पाई बराबर है, देखो पाई बराबर पी नॉट माइनस पी एस। अब पी एस में क्या दो चीजें, पी एस में क्या है, जैसे ही आ रहा है सॉल्यूशन तो एक ऊंचाई भी बढ़ेगी, तो x तो पी एस प्लस एक्स बराबर पी नॉट के, पी नॉट के मान के बराबर पी एस प्लस एक्स होंगे। अब जो पी नॉट एक्स है और पी एस है उसका मान रखेंगे हम, पी एस मेरे को निकालना है एक्स निकालेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस। ये चीज याद कर लेंगे हम बर्फले हार्ट मेथड। अब इसमें क्या होगा, कोई ना कोई प्रेशर काम करेगा, इसकी कोई ना कोई ऊंचाई होगी भैया, इसकी एच ऊंचाई है, इसकी कोई ना कोई डेंसिटी होगी, डेंसिटी को मैं नोट कर दूं रो से। और इसमें क्या होगा, इस पर कोई ना कोई जी जो बल है वो काम करेगा, तो जी ये हो गया जी गुरुत्वीय त्वरण। तो इसमें क्या होगा, जो पाई है, पाई ऑस्मोसिस प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो होगा पाई बराबर एच रो जी। अगर हमें हाइट दे दे, डेंसिटी दे दे, जी का मान हमें याद रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड और पाई का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इसके लिए। तो इसमें देखेंगे कि कोई भी जो पाई रो जी का मतलब कैसे निकालेंगे इसका, देखो कोई भी अर्धपारगम में झिल्ली लगाएंगे इसमें, ये सेकंड डायग्राम में मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ तो हमने बात कर ली इसकी बर्फले हार्ट मेथड की। इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है ये सॉल्यूशन में तो गति कर सकते हैं एसपीएम के द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ये हो गया एक्स, इसमें ये जो कोई भी देख लेना आप, उसमें पारे वगैरह में चढ़ने के लिए वो होता है, मान होता है कितना चढ़ा, तो उसका एक्स मान हो गया, जो पाई बराबर पी नॉट माइनस पी एस, दोनों के बराबर हो गए। और जो पी एस है, ये पी एस जो पी एस है ना, पी एस ये पी एस बराबर होता है पाई है, पाई बराबर पी एस प्लस एक्स, ये दोनों के बराबर होगा, ठीक है। और एक्स बराबर निकाल लेंगे तो एक्स बराबर पी नॉट माइनस पी एस हो जाएगा, ये चीज याद रखोगे। अब मैं बात करता हूँ कोई भी जैसे सॉल्यूशन है तो उस पर कितना ऑस्मोटिक प्रेशर काम कर रहा है। तो देखो आप एक बार, ये देखो भैया, ये पात्र कोई भी, ये अर्धपारगम में झिल्ली है भैया, ये सॉल्यूशन है, इस पे पाई निकालना है हमें। देखो तो इसका कोई डेंसिटी होगी, उसे रो से ज्ञात करते हैं हम। अब ये देखो यहाँ कितना द्रव चढ़ा है इसका, इसको बोलते हैं एच और जी गुरुत्वीय त्वरण काम करता है इसमें। तो पाई बराबर हो जाएगा एच रो जी, ये चीज आप याद रखोगे, ये एसपीएम है।
इसमें ब्लैक के अणु तो जा सकते हैं भैया, लेकिन सॉल्यूट के नहीं जाएंगे, सॉल्वेंट के जा सकते हैं। तो ये हो गई SPL, ये चीज आप याद रखोगे। अब मैं बात करता हूं, जो हमारा काम का टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भैया? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अब विलायक से विलयन में विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह को रोकने के लिए एक दाब का काम करते हैं। हम एक प्रेशर आरोपित करते हैं, बाह्य प्रेशर आरोपित करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर आरोपित करते हैं, उसे बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है भैया विलयन के स्तंभ पर आरोपित ऐसा बाह्य दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के स्तंभ से विलयन के स्तंभ की ओर विलायक के अणुओं में होने वाले स्वतः प्रवाह को रोक दे, तो उसे बोलते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। अर्थात सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो गमन कर रहे हैं, तो हम कोई ना कोई ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें उस पर, जिससे कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं उनका प्रवाह रुक जाए, तो उसे बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बात मेरे कहने की आप समझ रहे होंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं, वो देखेंगे आप बार्नटॉप के अनुसार। बार्नटॉप क्या कहता है? इसमें बॉन्टॉप का बहुत काम है भैया। बॉन्टॉप अकॉर्डिंग टू बॉन्टॉप क्या कहता है? पाई इंटू बी बराबर इक्वल टू NR। जो लगने वाला प्रेशर है वॉल्यूम और उसमें मोल, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के समानुपाती होता है। अर्थात मैं कह दूं, देखो B समानुपाती T आएगा, इसमें पाई समानुपाती R, पाई B बराबर NRT, ये उसने बार्नटॉप ने बताया था। अब इसमें क्या करें हम, देखो R की जगह हम S का यूज कर सकते हैं। इसमें S क्या होगा? सोलिडिटी कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें गैस कांस्टेंट की जगह क्या होगा? सोलिडिटी कांस्टेंट हो जाएगा, जो सॉलिडिटी बताएगा। तो देखो पाई इंटू बी इक्वल टू NS। ये आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको ऐसे डिनोट कर दूं, पाई बराबर N/B इंटू S इंटू T, पाई इक्वल टू CST। N/B को देखो भैया, N/B में बता चुका हूं आपको, मोलरिटी होती है ये, और मोलरिटी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो इसको देखो N/B को हम लिख सकते हैं N/B इक्वल टू C। ये चीज आप याद रखोगे, कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन। T बराबर टेम्परेचर है यहाँ भैया, टेम्परेचर। C बराबर कंसंट्रेशन, पाई बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर, और S बराबर सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉलिडिटी कांस्टेंट बोलते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं, सॉलिडिटी कांस्टेंट, कितना घुल रहा है, कांस्टेंट। अब जो S का मान है वो S का मान बराबर R का मान है भैया। S बराबर R होता है, तो इसका मान होगा 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। ये हम हमेशा याद रखेंगे भैया, इसमें R का S का मान याद रखेंगे। C बराबर निकालेंगे मोल अपॉन V से, मोल दे रखे हों और वॉल्यूम दे रखा हो तो C निकाल लेंगे। टेम्परेचर आपको देगा ही वो, उसको केल्विन में चेंज कर लेंगे क्योंकि ये केल्विन में मान है।
तो ये हमारा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है भैया, अब बांड टाप भैया और आता है, तो बांड टाप के लिए इसमें यहाँ आई लगा देंगे। आई सॉलिड के पार्टिकल को बताएगा कितना उसका आई है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिया मैंने अकॉर्डिंग टू बांड टाप। अब ऐसा होता है इसमें भैया कि सॉल्यूशन के प्रकार होते हैं। सॉल्यूशन क्या है, 3 प्रकार का होता है। सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है, जिसके लिए हम बात करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन के पार्ट होते हैं इसमें 3 प्रकार के। एक होता है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। एक होता है भैया हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। एक होता है हाइपोटोनिक। समपरासारी, अतिपरासारी, अल्पपरासारी। अब इनका डिनोट कैसे करते हैं, जैसे देखो 2 सॉल्यूशन लिए मैंने। 2 सॉल्यूशन में क्या है कि देखो जिसके लिए पाई1 बराबर पाई2, अर्थात दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक जो प्रेशर हैं वो बराबर हैं, तो वो तो हो जाएगा आइसोटोनिक। जिसमें एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, एक का कम है, जिसका ज़्यादा है उसके अनुसार अगर निकालेंगे तो होगा अतिपरासारी हाइपरटोनिक, और जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। तो इसके लिए मैं आपको बात करता हूँ, तो देखो आप देखेंगे इसके लिए क्या होता है। देखो पाई1 इक्वल टू पाई2, दोनों के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हम 2 ले रहे हैं तो पाई1 ग्रेटर देन पाई सेकेंड, और इसमें देखो हाइपो में क्या होगा, पाई1 लेस देन पाई सेकेंड। अब इसमें क्या देखो क्या होगा, पाई1 क्या होता है, देखो पाई1 CRT होता है। अब टेम्परेचर भी सेम है, आर भी सेम है सभी के लिए, और एक होता है आई, बांड टाप फैक्टर, बांड टाप कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, बांड टाप गुणांक। तो देखो इसके लिए क्या होगा, पाई बराबर लिख रहा हूं मैं, देखो I1 इंटू C1 बराबर I सेकेंड इंटू C सेकेंड, ये बराबर है। इसमें क्या होगा, I1 C1 ग्रेटर देन I2 I सेकेंड इंटू C सेकेंड। इसमें I1 C1 लेस देन I सेकेंड इंटू C सेकेंड, ये चीज हो जाएगी इसमें भैया। तो जिसके लिए ज्यादा है तो इसे तो बोलेंगे हाइपर, अब इसका कम है इसकी तुलना में तो इसे बोलेंगे हाइपो। अब इसमें देख लो ये क्या है, अलग से नहीं है, इसको अगर इसकी ज्यादा है तो ये हाइपर हो गया, ये हाइपर और ये हाइपो इसकी रेस्पेक्ट में। तो आप ये चीज याद रखोगे, सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं बात करता हूं, देखो I1 और I2 तो आपको पता है बांड टाप कोएफिशिएंट है दोनों सॉल्यूशनों के लिए। C1 कंसंट्रेशन है दोनों की, फर्स्ट सॉल्यूशन की और सेकंड सॉल्यूशन की। पाई बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये चीज आप याद रखोगे। अब मैं कराता हूं क्वेश्चन इसके लिए भैया, क्वेश्चन समझेंगे आप। देखो यदि यूरिया का क्वेश्चन है, एफ यूरिया का 0.6% वेट बाई वॉल्यूम
बिलियन है, कोई सॉल्यूशन है इसका, इसका सॉल्यूशन है। इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन मिला रहे हैं भैया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं। वाले नॉन सॉलिड वाले 3.4 वेट बाई वॉल्यूम, इसका 1% वेट बाई वॉल्यूम दे रखा है। बिलियन संप्रसारी हो तो विलय का अणुभार ज्ञात करो। 3.4 का दे रखा है, दो सॉल्यूशन है और दोनों है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है भैया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अगर दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो देखो एक का परसेंट वेट बाई वॉल्यूम दे रखा है 0.6 और एक का दे रखा है 3.4% वेट बाई वॉल्यूम, और दोनों आइसोटोनिक हैं तो हमें ज्ञात करना है सॉल्यूट का क्या करना है, MW, मॉलिक्यूलर वेट हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप समझेंगे, देखो भैया इसमें क्या दे रखा है हमारे लिए, वो चीज समझेंगे। अब मैं बनाता हूं, देखो क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे बनाएंगे, देखो सॉल्यूशन B1 काम आएगा, इसमें B1 काम आएगा। मैं सॉल्यूशन को दो भागों में बांट देता हूं, फर्स्ट और ये भाग देता हूं सेकंड, ठीक है। B1 हमने मान लिया 100 ml में घुले हुए हैं, तो और B2 संपरासारी है तो सॉल्यूशन दोनों के बराबर होंगे भैया, तो ये भी 100 ml हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं W1 कितना है, W1 है 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम 100, देखो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम दे रखा है भैया इसने, तो देखो 0.6/100 में घुला होगा ये, और ये 3.4/100 में घुला हुआ। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का मतलब ये है, और इसका W2 कितना दे रखा है भैया, 3.4 ग्राम। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट MW कितना दे रखा है भैया, 60 मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स होता है, और इसका MW हमें क्या करना है भैया, ज्ञात करना। I का मान कैसे ज्ञात करेंगे, I का मान यूरिया के लिए 1 होता है, I = 1 और I = 1, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो मैं क्या क्वेश्चन को मिटाता हूँ। अब देखो आंसर, देखो इसका कैसे निकालेंगे। π1 बराबर पाई, ये है फॉर्मूला। अब इसका निकालेंगे, देखो पाई बराबर क्या होता है, C1 RT I1, और ये होता है I2 C1 C2 RT से RT गया भैया, तो इसको भी हटा दो। बात कहाँ रह रही है, यहाँ, तो I × N/B, I2 C2 का मान होता है N/B। अब N बराबर में खोलता हूँ इसको, I1 और I2, I1 × W/MW × B बराबर I2 × W/MW × B। ये फॉर्मूला है भैया, देख लो आप, एक एक चीज को मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए। I1 का मान देखो, इसके 1 के लिए 1 × W1 कितना है, 0.6/MW कितना है, 60 है इसका, 100 ml बराबर 1 × W कितना है, 3.4 कितने में, 100 में, × MW हमें क्या करना है, ज्ञात करना है भैया। अब MW ज्ञात करने के लिए क्या करूँ मैं, देखो MW = इनके कर दो बजगुणा, बराबर है ना दोनों, या फिर काट लो, 6 से कट गया ये,
100 बार, और तो देखो 3.4 इंटू 100 ठीक है। और ये हो गए 100 से 100 गया, ये आ गया 340, 3.4 का एंड हो गया। तो हमको समझ में आ रहा होगा जो दूसरा सॉल्यूशन है ना, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है भैया सुक्रोज। कल भी बताया था मैंने, सुक्रोज इसका आंसर, ठीक है। अब मैं बात करूं, अगर आपको मोर देन 2 सॉल्यूशन दे रखे हों और उनका आपसे पूछ ले परासरण दाब, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो उसके लिए समझेंगे आप। उनके लिए देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का क्या फॉर्मूला है, पाई मिक्सर इक्वल टू पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला है भैया, ये आप याद कर लोगे। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, इससे आपको वो निकल जाएगा। अब मैं बात करता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऐसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है भैया, अभी बताया मैंने, पाई इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू, ये फॉर्मूला है इसका। अब आर बराबर एस है, तो आप एस भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है इसमें। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, आई बाउंड अप कोफिशिएंट है, सी कंसंट्रेशन है, आर गैस कांस्टेंट है या सॉलिडिटी कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में क्या करूं, देखो पाई इक्वल टू आई इंटू, इसको मैं लिख दूं सी को एन अपॉन बी इंटू एस इंटू टी, ठीक है। अब एन को मैं लिखूं, देखो पाई इक्वल टू आई इंटू डब्लू अपॉन एन डब्लू इंटू बी इंटू एस इंटू टी। अब जो मैंने ग्राफ बनाने वाला हूँ वो बनाऊंगा मैं, देखो पाई वर्सेज डब्लू अपॉन बी, और बच जाता है क्या इसमें, डब्लू अपॉन बी ले लूंगा, पाई इक्वल टू डब्लू अपॉन बी इंटू आई इंटू 1 अपॉन एम डब्लू मॉलिक्यूलर वेट एस इंटू टी। अब मैं बात करूं तो हमारा जो फॉर्मूला है, अब मैं इसमें क्या करूं, देखो मॉलिक्यूलर वेट आ गया इंटू एस इंटू टी आ गया। अब क्या करें कि जो वॉल्यूम है एम डब्लू आ गया। अब जो ये है, अब ये क्या केजी में दे रखा होगा, तो उसे ग्राम में चेंज करना है, तो मैं 1000 से गुणा कर देता हूँ इसको। 1000 से गुणा करने के बाद क्या होगा, हमें मेनली जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ही बनेगा। देखो तो ये हो गया बाई, ये हो गया एक्स, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, और जो ये सारी चीजें हैं ये हो गई एम, और ये जो ये है सी, ये हो गया सी। तो हमारा जो ग्राफ है वो आएगा ऐसे, जीरो से नहीं आएगा, कुछ ना कुछ सीधे रखा है, जीरो है, जो सी का मान है ये कांस्टेंट है तो जीरो है। 1000 से गुणा मत करो आप, देखो यहाँ सी का मान कोई दे नहीं रखा है आपको, तो ये ग्राफ आएगा ऐसे, यहाँ पाइए, यहाँ डब्ल्यू अपॉन बी है, और ये ढाल हो गई भैया, ढाल हो गई अपनी आई इंटू एस इंटू टी अपॉन एन डब्ल्यू।
इंटू 1000। अगर ग्राम में बदलना हो तो आपको ये, अर्थात मैंने आपको बताई बात कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि विलायक से विलयन की ओर, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर पार्टिकलों का प्रवाह हो रहा है। प्रवाह को रोकने के लिए एक प्रेशर का हम यूज करेंगे जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होगा कि जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उसके पाई इक्वल टू आई इंटू सी एस टी के बराबर होता है। सी एस टी के बाद क्या होगा, इसमें हम इसको चेंज कर लेंगे, W/B लेना है हमें, ml में दे रखा है तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा करने के बाद हमारा पाई/W/B में जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। ये चीज़ याद रखोगे। अब इसके बाद मैं बात करूंगा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, वो है बांटाप कंपोनेंट, बांटाप कोएफिशिएंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इसमें है बॉन्ड-टॉप कोएफिशिएंट। बॉन्ड-टॉप कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो भैया ये समझो आप। जो बॉन्ड-टॉप है, बॉन्ड-टॉप कोएफिशिएंट, बॉन्ड-टॉप कोएफिशिएंट क्या होता है, तो आई बराबर होता है डिसोसिएशन से पूर्व डिसोसिएशन या संगुणन, वियोजन या संगुणन से पश्चात मोल, और बटे संगुणन या वियोजन से पूर्व के मोल। अर्थात डिसोसिएशन या संगुणन के बाद में मोल। तो इसके लिए मैं बात करूं, देखो डिसोसिएशन का मतलब होगा वियोजन या संगुणन के पश्चात विलय के मोल अपॉन वियोजन डिसोसिएशन या एसोसिएशन से पूर्व सॉल्यूट के मोल, या फिर इसका आई का मान होता है, एक तो होता है प्रैक्टिकल वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है भैया, बांटाप जो फैक्टर है, बांटाप घटक है, वो ये कहता है कि आप किसी भी कोई भी कंपोनेंट ले रहे हो, उसमें उसका संगुणन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, उसके बाद के जो भी मोल हैं और उससे जो पहले के मोल हैं, उन दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है बांटाप कंपोनेंट, बांटाप कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको डिनोट करते हैं आई से। अब मैं बात करता हूँ कि बांटाप कोएफिशिएंट की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। मेन तो हमारे जो काम की चीज़ है वो है कि कैलकुलेशन ऑफ बांटाप कोएफिशिएंट। तो आप देखेंगे, एक बार मैं बात करता हूँ बांटाप की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो डिसोसिएशन के लिए बांटाप के लिए कैसे निकालते हैं, देखो भैया डिसोसिएशन हो रहा हो, डिसोसिएशन के लिए बांटाप और डिसोसिएशन, रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन एंड बांटाप फैक्टर। बांटाप फैक्टर के मध्य क्या रिलेशन है ये भी समझेंगे आप।
relation between dissociation and Bontoff फैक्टर है, कंपोनेंट बोल दो इसको, कोफिशिएंट बोल दो, कोफिशिएंट। अब इसमें क्या होगा, देखो भैया, कोई भी ये है, देखो कोई भी कंपाउंड है, उसके जो पहले मोल है T बराबर, कोई भी, पहले तो मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, कोई एन कंपाउंड है वो Na में डिसोसिएट हो रहा है, तो T बराबर 0 पर, जो T बराबर 0 है उस पर इसका है 1 मोल। T बराबर 0 पे 1 मोल है तो इसका हो गया 0 मोल, क्योंकि पहले डिसोसिएशन से पूर्व जो उसके मोल हैं वो हैं 1 मोल और डिसोसिएशन से पूर्व इसके हैं 0। ये तो है प्रोडक्ट है भैया ये, और ये है रिएक्टेंट 1 मोल है, इसके 0 है। अब T बराबर T समय, T बराबर इक्विलिब्रियम पे, T बराबर T समय ले लो चाहे T इक्विलिब्रियम ले लो, इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था पे इसके मोल क्या होंगे, इसके 1 में से कम होंगे, और वो कम होने वाले जो मोल हैं वो हैं एल्फा। अब एल्फा हैं तो इसके बनने वाले ये जो N है, तो इसके जो मोल बनेंगे वो बनेंगे NL। वियोजन से पहले तो 1 मोल था, उसके बाद 1 माइनस एल्फा, कुछ ना कुछ कम होगा, रिएक्शन होने के बाद में रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है N एल्फा। अब मैंने आपको बताया था I बराबर डिसोसिएशन के पश्चात मोल, आफ्टर डिसोसिएशन के मोल क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन के बाद जो इसके मोल हैं वो हैं 1 माइनस एल्फा प्लस N एल्फा, और डिसोसिएशन से जो पूर्व मोल हैं वो हैं 1। आपके पास समझ में आ रही है बात। अब मैं I बराबर करूँ बात, तो देखो इसमें से क्या होगा, एल्फा को मैं कॉमन ले लूं तो एल्फा तो आ गया कॉमन भैया, इधर से प्लस इधर से माइनस, तो इसका मान आ गया I इक्वल टू एल्फा N माइनस 1। N माइनस 1 के बाद में क्या होगा कि एल्फा का मान है, एल्फा का मान I इक्वल टू N माइनस 1 एल्फा कर लो, चाहे एल्फा N माइनस 1 या एल्फा N माइनस 1 कर सकते हैं आप। इसके बाद में अगर मुझे एल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है, एल्फा की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो उसके लिए देखो I अपॉन N माइनस 1 आ जाएगा। एल्फा क्या होता है, डिसोसिएशन की मात्रा, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है, कोई भी कंपोनेंट है, रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए डिसोसिएट हो रहा है, तो ये इसका अगर वैल्यू 1 है तो ये 100% डिसोसिएट होगा, अगर इसका मान 0.8 दे रखा है तो ये 80% डिसोसिएट होगा, अगर इसका मान 70.7 दे रखा हो तो ये 70% डिसोसिएट होगा। ये हम याद रखेंगे, क्योंकि जो भी कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वो 100% बन रहा है तो उसके लिए एल्फा का मान ऑलवेज 1 आता है। ये चीज आप याद रखोगे। और जो I है, I हमारे लिए I का मान हमें ज्ञात कर लेंगे, I का मान N बराबर हम निकालना सीखेंगे। N क्या होता है, N का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो N के लिए विलय के एक अणु वियोजन प्राप्त होने वाले अणुओं या आयनों की संख्या, अगर जो भी विलय, जो भी सॉल्यूट है, अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तो उसके कितने मोल हो रहे हैं, तो वो होता है N। तो N की वैल्यू हम एक एक करके याद कर लेते हैं, जिससे I का मान आपको पता पड़ जाएगा, किसके लिए I का मान कितना होगा और किसके लिए कितना होगा। आपको N की वैल्यू देगा वो कहीं ना कहीं से। तो आप देखो N बराबर 1 किस किस के लिए होता है, N बराबर 1 के लिए क्या करोगे, देखो N बराबर 1 किस किस के लिए होता है, आप याद रखेंगे। N इक्वल टू 1 होता है ग्लूकोज के लिए,
ग्लूकोज जो डिसोसिएट नहीं होते अर्थात आयनों में टूटते, तो ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सुक्रोज के बाद हो गया अपने यूरिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिया के बाद में कोई भी एथाइल एथिलीन ग्लाइकोल हो गया, इनके लिए n का मान 1 होता है। ये चीज आप याद करोगे। अगर मुझे i की वैल्यू निकालनी है इसमें, i इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा, ये ज्ञात करेंगे हम। अब देखो i का मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए i का मान निकालेंगे तो देखो एल्फा का मान निकालेंगे, एल्फा का मान कैसे निकालेंगे, मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको, देखो 1 प्लस 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा अपॉन 1 इक्वल टू आई, ये था उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो 1 प्लस एन माइनस 1 एल्फा, ये वैल्यू निकलेगी उसकी, आई किसकी निकलेगी, ये वैल्यू बराबर में क्या, आई की। अगर मुझे एल्फा निकालना है तो एल्फा के लिए मैं क्या ज्ञात करूंगा, देखो आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है भैया उसका। अब इसके लिए मुझे एल्फा ज्ञात करना है, एल्फा ज्ञात करना है तो देखो इसमें क्या करेंगे कि मुझे आई एल्फा तो क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, इसमें आई की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो आप ये समझो, पहले तो आई की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आई की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आई इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू एल्फा। अब 1 प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, 0 इंटू एल्फा करेंगे तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आई बराबर आ गया 1। तो मैंने अब तक जो भी फॉर्मूले यूज किए थे उनमें ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, एथिलीन ग्लाइकोल के लिए आई का मान 1 रखा था। ऐसे आप वैल्यू याद कर लोगे। अगर एल्फा दे रखा हो, अगर मुझे एल्फा निकालना है इसका भैया, एल्फा निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखो आई का मान मैंने 1 निकाला, 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो 0/0, तो यहाँ से भी एल्फा का मान 0 आ रहा है, ये चीज आप याद रखोगे। अब मैं बात करता हूँ n बराबर 2, n बराबर 2 के लिए कैसे हम i की वैल्यू ज्ञात करते हैं। n बराबर 2 के लिए देखो भैया, n बराबर 2 हो, n बराबर 2 हो, तो n बराबर 2 देखो Ag NO3 NaCl HCl KCl KNO3 प्लस HNO3 एसिटिक एसिड, अर्थात मेरा कहने का मतलब है जितने चार्ज में टूट रहा है भैया, तो देखो AgNO3 ये टूट रहा है, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, n का मान देखो इसके लिए 1 और इसके लिए 1, तो n बराबर आ गया 2। अगर मैं बात करूं आई की, आई वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो आई के लिए कैसे करेंगे आप, आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा। अब देखो आई का मान निकालना है हमें, तो 1 प्लस n का मान 2 माइनस 1 एल्फा, 1 प्लस एल्फा, इसका आई का मान आ गया 1 प्लस एल्फा। एल्फा का मान आपको दे देगा वो, n बराबर 2, n बराबर 2 हो गया। n बराबर 3 की बात करता हूं मैं अब, n बराबर 3 किस किस के लिए होगा भैया, जो 3 चार्ज में टूटेगा, जैसे देखो n बराबर 3 किसके लिए होगा, n बराबर 3 होगा BaCl2 MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और K2
HgI4 ये होगा 1। इसके लिए n बराबर 3 होगा, n बराबर 4 ऐसे निकालेंगे आप, n की वैल्यू रख देंगे, ये निकाल देंगे। देखो I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। n का मतलब है जितने चार्ज में टूट रहा है दोनों को, ये Mg+2 में, OH माइनस में, 2 और 1 3 हो गए। अब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स के लिए। कॉम्प्लेक्स के लिए जैसे देखो कॉम्प्लेक्स कोई भी टूटेगा, देखो K3FeCN6, तो आप क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स में K3 को अलग तोलेंगे, 3K प्लस FeCN6, ये माइनस में टूटेगा, तो इसके लिए जो n है, n का मान कितना आएगा 4। ये चीज आप याद रखोगे भैया। अगर K4 दे दे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स अलग पार्ट में टूटेगा, और जो K दे रखे इधर, आयन दे रखे इधर या इधर, वो अलग में टूटेंगे। तो उसके लिए आप याद कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ एसोसिएशन की। एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन के लिए बांटाव कोएफिशिएंट। एसोसिएशन में क्या होता है भैया, एसोसिएशन में क्या होगा, एसोसिएशन में क्या होगा, जैसे कोई भी एसिटिक एसिड दे रखा है, देखो CH3COOH एसिटिक एसिड है, अब ये डाइमर के रूप में पाया जाएगा, तो देखो कैसे बनेगा, CH3 C++OOH, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा जो CH3 है, देखो इसको मैं इधर बनाता हूँ, CH3 C++OOH, इधर से भी CH3 आ रहा है, C++OOH, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाएगी इसमें, तो इसलिए डाइमर के रूप में पाया जाएगा। अब इसके लिए हम I की वैल्यू कैसे निकालें, तो इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या, पहले तो हम उससे याद कर लेंगे कैसे निकालेंगे उसके लिए, तो देखो समझेंगे एसोसिएशन के लिए कैसे निकालते हैं, तो समझेंगे भैया। एसोसिएशन में क्या करते हैं कि कोई भी जो कंपोनेंट है, जैसे कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या होगा कि Na संगुणन हो रहा है, संगुणन होने के बाद में क्या होगा, Na मिलकर के AN बनाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स है वो AN का फॉर्मेशन करेंगे। तो AN में क्या होगा, T बराबर 0 पर, T बराबर 0 दे रखा है, T बराबर 0 पर क्या करेंगे भैया, T बराबर 0 पर जो उसका मान है, उसका मान होगा 1, क्योंकि जो पहले दे रखा है मान T बराबर 0 पर उसका मान होगा 1, और T बराबर T या इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि जो मान है वो 1 माइनस एल्फा होगा, और जो बनने वाला है क्योंकि 0 है तो जो मान बनेगा वो बनेगा एल्फा अपॉन n डैश। n डैश बनने के बाद में, अब मैंने बताया था आपको संगुणन में क्या होगा कि कोई भी संगुणन हो, एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, तो डिसोसिएशन से पहले के पूर्व के मोल, डिसोसिएशन होने के पश्चात में क्या दे रखा है वो मान, अपॉन डिसोसिएशन से पूर्व क्या स्थिति थी, उसका जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं हम I। तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी NaN कन्वर्ट इक्विलिब्रियम में होगा ये, इससे बनेगा AN, इसका हो रहा है एसोसिएशन। एसोसिएशन पर T बराबर 0 पर इसका मान है 1, इसका मान है 0, T बराबर T पर या इक्विलिब्रियम पर क्या होगा 1 माइनस एल्फा, और जो इसकी वैल्यू बनेगी वो AN है, N अब A है, तो एल्फा अपॉन n डैश, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब उसके बाद में क्या कह रहा है ये कि I का मान जो निकालेंगे वो एक तो संगुणन के बाद, एसोसिएशन के पश्चात मोल और एसोसिएशन से पहले मोल। तो एसोसिएशन के पश्चात क्या मोल है, देखो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n डैश अपॉन 1, ये इसकी वैल्यू है। अब इसके लिए I बराबर निकालना है मेरे को, तो I बराबर कैसे निकालूंगा मैं, अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो 1 प्लस 1 माइनस n, 1 माइनस n को कॉमन ले लूँगा, और माइनस 1 एल्फा, ये चीज़ यहाँ पे याद करोगे। एल्फा को उधर ले जाऊँगा, तो एल्फा की जगह ले जाऊँगा तो माइनस 1 इसका बचा यहाँ, और यहाँ 1, तो यहाँ क्या होगा 1 अपॉन n हो गया,
1/n के माइनस में लेंगे तो 1/n माइनस एल्फा। अब इसके लिए मैं ऐसे आप इसको ज्ञात कर लोगे एसोसिएशन के लिए। डिसोसिएशन के लिए होता है I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा, इसका फॉर्मूला I के लिए। और एसोसिएशन के लिए जो फॉर्मूला है वो है I इक्वल टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 एल्फा, ये इसका फॉर्मूला है। तो मैंने आज आपके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉन्टॉक कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालना सिखा दिया। बॉन्टॉक कोएफिशिएंट की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे कि आप चार्ज को तोड़ लेंगे, चार्ज को जितने में टूटेगा वो कॉम्प्लेक्स आयन के लिए कॉम्प्लेक्स आयन से जो बाहर काउंटर आयन होते हैं वो उनका चार्ज, और जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज है उसको गिन लेंगे, उसके बाद उसका एन निकाल लेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू रख देंगे। अब उसके बाद में लास्ट जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने आपको सारी बता दी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए आपको 4 फॉर्मूले याद रखने हैं ओनली। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिख देता हूं एक बार। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी बात, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट EBP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट DFP, और 4 ऑस्मोटिक प्रेशर OP। अब देखो भैया, इनके लिए मैं आपको बता चुका हूं, तो इनके लिए देखो डेल्टा PS इक्वल टू I इंटू W/M इंटू कैपिटल M/W। ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूट का है, ठीक है। ये इसके लिए EBP के लिए डेल्टा TV बराबर I इंटू KF इंटू M, मोलेट यहाँ याद कर लोगे। इसके लिए डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KB KF, इसके लिए KB है भैया KF इंटू M, और इसके लिए पाई इक्वल टू I इंटू C इंटू S इंटू P। ये अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें लास्ट टॉपिक बनता है वो है सॉल्यूशन के प्रकार। सॉल्यूशन के प्रकार में कुछ नहीं है, टेबल दे रखी है एक, उसमें क्या है 9 प्रकार के होते हैं। एक बार सॉल्यूट के रूप में गैस को ले लो तो 3 बार गैस गैस गैस, एक बार लिक्विड को ले लो, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। सॉल्वेंट में गैस के साथ में सॉलिड लिक्विड, गैस के साथ में सॉलिड, गैस के साथ में लिक्विड। ये चीज़ आप याद रखोगे, ऐसे सॉल्वेंट लेकर के आप याद कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार कौन कौन से हैं। तो देखो एक बार क्या है कि गैस अगर सॉल्यूट है, सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो ऐसा जो हमारा मिक्सर है आपने देखा होगा ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन गैस है उसका मिश्रण कहलाता है। उसको जो एग्जाम्पल है वो है जिसमें सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। अगर मैं सॉल्यूट तो गैस ले रहा हूँ, सॉल्वेंट ले लूँ लिक्विड, तो इसके लिए क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन का जो मिक्सर होता है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। उसके बाद में मैं सॉल्यूट तो ले लूँ, आप एक बार समझिए। देखो इसके लिए मैं आपको लिख देता हूँ ये कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो नेचर है उसकी प्रकृति के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। एक बार क्या है, सॉल्यूट लेता हूँ मैं गैस और सॉल्वेंट भी गैस लेता हूँ। अब गैस लेने पर सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो कोई भी 2 गैस ले लो, N2 और O2 का मिक्सर हो जाएगा और वायुमंडल में जो भी गैसें हैं उनका मिक्सर हो जाएगा। दूसरी बार मैं सॉल्यूट तो लेता हूँ लिक्विड और सॉल्वेंट लेता हूँ गैस। गैस लेने पर क्या होगा, क्लोरोफॉर्म और जो नाइट्रोजन का सॉल्यूशन है ये इसका एग्जाम्पल है। तीसरी बार मैं लेता हूँ सॉल्यूट तो ले लूँ मैं सॉलिड और सॉल्वेंट ले लूँ गैस, तो जो इसका एग्जाम्पल है वो है कप्यूर प्लस N2 गैस का मिक्सर।
ठीक है। कपूर प्लस N2 गैस का जो विलयन होगा वो इसका एग्जाम्पल होगा। दूसरी बार मैं गैस तो ले लूँ सॉल्यूट और लिक्विड ले लूँ सॉल्वेंट के रूप में। तो आपने देखा जल में घुली हुई ऑक्सीजन समुद्र वगैरह में पाई जाती है, जो मछली वगैरह यूज करती है उस पानी का, ठीक है। अगर मैं दोनों को द्रव में ले लूँ तो आपने देखा होगा एल्कोहल प्लस पानी, जो दारू वारू पीते हैं लोग बाग, वो एल्कोहल प्लस पानी दोनों मिलाते हैं, तो ये क्या लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। उसके बाद है, अगर मैं सॉलिड तो ले लूँ सॉलिड और लिक्विड ले लूँ द्रव, तो आपने वाटर में कभी चीनी का मतलब शुगर मिलाई होगी, तो शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो उसका एग्जांपल होगा। अगर मैं सॉलिड तो ले लूँ गैस और सॉल्वेंट ले लूँ सॉलिड, तो आपने हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम का जो मिक्सर है वो सॉल्यूशन है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। और अगर मैं सॉलिड तो ले लूँ लिक्विड और सॉल्वेंट ले लूँ सॉलिड, तो क्या पारे प्लस Na का Hg प्लस Na का जो सॉल्यूशन बनेगा वो इसका एग्जांपल है। अगर मैं सॉलिड तो ले लूँ सॉलिड और सॉल्वेंट ले लूँ सॉलिड, तो तांबे और सोने का विलयन। अर्थात मैंने जो कानों में बाली पहन रखी है ये क्या है, सॉलिड तो इसमें है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट भी सॉल्यूट है, और सॉल्यूट भी सॉलिड है, और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड हैं। तो इसका एग्जांपल कान वगैरह की अंगूठी, बाली आदि इसके एग्जांपल हैं। तो आज हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी टॉपिक बनते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, मैंने इनको आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इन वीडियो में देखेंगे तो आपके कोई भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आसानी से, इन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। और इस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। राम राम साहब।